हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है आपका 7th, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब हम लास्ट ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप 18। ठीक है, तो 17th में कल मैंने आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट पॉली हेलाइडाइंस, पॉली हेलोजन्स, उनके स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो सब डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो 17 ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है। 18 ग्रुप को आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोबल गैसेस। ठीक है, तो कौन सा 18 ग्रुप बेटा? इट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेड। ओके, 18th ग्रुप को आप नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये सब बोलते हो। इनर्ट गैसेस इनको इसलिए बोलते थे बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि बेटा किसी भी एलिमेंट के रिएक्ट करने का कारण ही एक है, चाहे वो एलिमेंट मेटल हो या नॉन मेटल, वो एक ही कारण से रिएक्ट करते हैं, ताकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए, फुल्ली फिल्ड हो जाए। जब नोबल गैसेस के अंदर ऑलरेडी ये चीज पहले से ही है कि दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ हीलियम, तो उनको जरूरत नहीं है कि उन सारी चीजों को करने की जिससे उनका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाए। ना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ना गेन करेंगे, ना शेयर करेंगे, कुछ करना ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो देयर बिहेवियर इज इनर्ट, वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम दे दिया गया इनर्ट गैसेस। और गैसेस है सारे रूम टेम्परेचर पे, दैट्स वाई पीछे गैस लगा दिया। पर बाद में कुछ जब स्टडी हुई नोबल गैसेस के ऊपर कंपाउंड्स पे, तो हमें पता चला कि चलो रेडॉन तो रेडियो एक्टिव, उसको आप छोड़ दो, बट जो क्रिप्टॉन और जीनोन है ना, ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इनको इनर्ट कहना गलत है। ठीक है, इनर्ट का मतलब होता है दैट इज नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो शुरू में तो इनको इनर्ट गैसेज ही बोला जाता था, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेज, ये सब। पर बाद में क्रिप्टॉन और जिनोन के कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले, उनकी ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स देखने को मिली। इसका मतलब कम करते हैं पर रिएक्शन तो करते हैं। फिर इनर्ट के बाद बेटर है बेटा कि आप इनको नोबल गैस बोले। ठीक है, क्योंकि नोबल का मतलब है कम रिएक्टिव। जैसे हमारे नोबल मेटल नहीं होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, भाई कम रिएक्शन करते हैं पर करते तो है ना। यूं तो नहीं कह सकते कि गोल्ड और प्लेटिनियम किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, करते तो है बट कम करते हैं। तो इनर्ट से बेटर है कि आप इनको नोबल गैसेस बोलिए, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप इनको एरोजेंस भी बोल सकते हो, देयर आर ऑल्सो नोन एज एरोजेंस। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर पाए जाते हैं। देखो 78% हवा में नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, जो बचा हुआ 1% है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन, ये सारी चीजें आपको 1% के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड में बात करें, नॉट इन द अर्थ क्रस्ट, नॉट इन द एनवायरमेंट, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में स्टार, सन, प्लैनेट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट इज द सेकेंड मोस्ट abundant element in universe, element in universe। ठीक है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा हीलियम ही पाया जाता है। सन स्टार्स में आपको पता है कि सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन में जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं, तो मेजर अमाउंट इसका जो है वो वहां पे पाया जाता है। एयर में भी है, दैट्स वाई हम इनको क्या बोल सकते हैं, एरोजेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है ये आप सब जानते ही हो, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसमें से जो रेडॉन है ना बेटा, दैट इज रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने आप नेचर में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ये वो एलिमेंट है जो अपने में से लगातार रेडिएशन इमिट करेंगे। कोई अल्फा रेडिएशन इमिट करेगा, कोई बीटा, कोई गामा, कोई किसी तरह का पार्टिकल इमिट करेगा, पर लगातार ये अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जैसे रेडियम है, आपने देखा होगा अंधेरे में चमकता है क्योंकि वो अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकलता है, दैट्स वाई आपको वो चमकता हुआ जो क्या है वो नजर आता है। ठीक है, तो इसमें इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, रेडॉन को, तो क्योंकि ये है, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है। बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ये जो नोबल गैसेस आपको दे रखी है इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सो
नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेज। भाई एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम परसेंटेज है बेटा, जैसे मैंने बोला ना 78, 21, 1% में सारी नोबल गैसेज आ गई। अगर इन सारी में भी मैं कंपैरिजन करूं तो आर्गन थोड़ी ठीक ठाक है, बाकी तो बहुत ही कम मौजूद है। तो कौन सा तरीका है जिनसे आप नोबल गैसेस को आइसोलेट कर सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सबको बाहर निकाल सकते हो स्टडी के लिए या बाकी किसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो कुछ एक का तरीका सिंपल है, कुछ एक का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर आपको हीलियम को आइसोलेट करना है तो बेस्ट मेथड होता है बेटा बाय नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस वैसे तो आप जानते हो कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन, पर नेचुरल गैस बेटा सिर्फ मीथेन नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी, जैसे मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे आपको, हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे जिसमें 6 कार्बन तक के हो सकते हैं, मतलब जैसे इथेन से लेके हेक्सेन यहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर होता है गैसेस का नेचुरल गैस। इसी में हीलियम भी पाई जाती है 2 से 7%। हीलियम इज 2 to 7% इन द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से हम जो है वो हीलियम को आइसोलेट कर सकते हैं। करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा गैसियस स्टेट में है, तो आप इसको ना लिक्विड कंडीशन के लिए अंदर लेके जाओ नेचुरल गैस को, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 73 केल्विन तक लेके जाओ। 100 एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर अप्लाई करो इतना ज्यादा, और टेम्परेचर कम कितना कर दो, 73 केल्विन। जब तुम प्रेशर तो इतना और टेम्परेचर इतना रखोगे तो इस कंडीशन में हीलियम को छोड़ के बाकी जो भी कंपोनेंट है नेचुरल गैस के अंदर वो सब लिक्विड हो जाएंगे। इतने कम टेम्परेचर और इतने हाई प्रेशर पे जो बाकी हिस्से थे ना नेचुरल गैस के अंदर अदर देन हीलियम, ये सब के सब लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और सिर्फ हीलियम बचेगा जो कि गैस स्टेट में होगा। बाकी सब लिक्विड है, ये गैस है ऊपर रहेगा, आप यहाँ से हीलियम को बाहर निकाल सकते हो और यहाँ से निकली हुई जो हीलियम है दैट इज ऑलमोस्ट 99% प्योर, ठीक है। तो आपको 99% प्योर हीलियम इस मेथड से मिल जाएगी, जहां आपने नेचुरल गैस को लिक्विफाई किया एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताकि बाकी सब लिक्विड हो जाए और सिर्फ हीलियम जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर मिले, ठीक है। अगर आपको नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन इनको जो है वो बाहर निकालना है एंड जीनॉन ऑल्सो, तो आप बेटा एयर को यूज कर सकते हो, ठीक है। जब हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, या आपने शायद 9th 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, कि एयर के अंदर मेजर कंपोनेंट तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। वो बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के हिसाब से डिस्टिल आउट हो जाएंगे, तो जो मेजर चीजें बचेंगी उनके अंदर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जो है वो होगा। तो ये अपने टेम्परेचर के डिफरेंस के हिसाब से जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे मान लो तुमने बाहर निकाल दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, उससे कहीं पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो बाहर निकल चुके होते हैं, तो जो नीचे बचेगा ना वो एक सॉल्यूशन होगा। कोई आपके पास यूं तो है नहीं कि सिर्फ आर्गन और नियॉन ही बचेगी। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हवा में से बाहर निकालने के बाद, डिस्टिल करने के बाद उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मिक्सचर बचेगा आपके पास वो नोबल गैसेस का होगा। और नोबल गैसेस के मिक्सचर में से फिर आप अलग अलग नोबल गैस कैसे सेपरेट आउट करोगे, बाय एडजॉर्बिंग देम ऑन कोकोनट चारकोल, ठीक है। अलग अलग टाइप के चारकोल होते हैं, तो नोबल गैसेस में बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब करते हैं, पर कोकोनट चारकोल पे हर नोबल गैस अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर का करने के बाद जब आपके पास मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस मिले तो उसको आप कोकोनट चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब करवा दीजिए। अलग अलग नोबल गैस अलग अलग अमाउंट में क्या होगी बेटा, एडजॉर्ब होगी। फिर वहां से हम हर नोबल गैस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बचता है आपके पास दैट इज रेडॉन। तो रेडॉन तो क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिव है ना, तो हम इसके अंदर एक ऐसे ही डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन यूज करेंगे जिससे आप रेडॉन को जो है वो बना सकते हो। तो हम रेडॉन को बनाएंगे बाय रेडियम 88 and 226, एटॉमिक नंबर इज 88 एंड एटॉमिक मास इज 226। इसका जब हम डिसइंटीग्रेशन करेंगे, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालेंगे। तो देखो बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, नंबर 2 और मास कितना हो जाएगा 4, तो आप नंबर तो इसमें से 2 कम कर दो, क्या हो गया 86, और मास इसमें से कितना कम कर दो 4 कर दो, तो हो गया 222।
तो ये किसका सिंबल है, Rm, दैट इज रेडॉन का। तो अगर आप रेडियम को डिसइंटीग्रेट करते हो, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालते हो, तो फाइनली आपके पास रेडॉन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। रेडॉन रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ काफी कम है, हाफ लाइफ इज 3.82 डेज। हाफ लाइफ मैंने बता रखा है क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए उसकी हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम में उसका जितना अमाउंट आपने लिया उसमें से आधा डिसइंटीग्रेट हो गया। जैसे मान लो कि मेरे पास जो रेडॉन है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगा, वो इसका हाफ लाइफ है। तो मतलब 3.82, मतलब 4 दिन से भी कम में, चाहे तुमने जितना भी सैंपल लिया हो, 1 क्विंटल लिया हो, 1 ग्राम लिया हो कि 100 ग्राम लिया हो, जितना सैंपल तुमने लिया है, मास से फर्क नहीं पड़ता कितना ले रखा है, उस सैंपल का आधा सैंपल डिसइंटीग्रेट होके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ 4 दिन से भी कम पीरियड में। ठीक है, तो आप इसको स्टडी कहाँ करोगे, यूं तो नहीं बेटा, आप 2 दिन में सारा जो रेडॉन है वो स्टडी कर लोगे। जब हम किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं तो हमें काफी लंबे टाइम तक उसको रिसर्च में रखना पड़ता है, और 4 दिन में तो इसमें से आधे से ज्यादा तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसीलिए मुश्किल होता है। जैसे एक्टेनॉइड है, एक्टेनॉइड में भी ज्यादातर रेडियो एक्टिव है, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर पाते हैं। नोबल गैसेस में हमने 80 को नहीं पढ़ा, एस्टेटाइन को, तो यही रीजन होता है। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ा अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नोबल गैसेस। अब हम आते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात तो आपको समझ आती होगी कि दे हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, इनके अंदर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। पीरियड ग्रुप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक सब आप बता सकते हो। ठीक है, इनका जो पीरियड है इसका होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करेंगे दैट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्रुप तो 18th है ही बेटा, ब्लॉक सबका पी है। ठीक है, पढ़ ही रहे हैं, ब्लॉक इज पी। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखो, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर जो है वो पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे, आपको हीलियम का पता है दैट इज 2, नियॉन का हो जाएगा 10, देन 18, देन 36, वही जो है बेटा मैजिक नंबर ऐड करने और कुछ नहीं आपको, 54 86, इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वही 2 8 18 32 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो हीलियम की हो जाएगी बेटा 1s2। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो वैलेंस शेल है वो s है, सब शेल जो है वो s है, पर हमने ब्लॉक कौन सा लिखा है इसको, p। मतलब p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रख रखा है जिसके अंदर एक्चुअली में कोई p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्यों, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हीलियम एज एन लिमिटेशन है बेटा, क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो ये नोबल गैस जैसी है, पर अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और s के 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको ग्रुप 2 में होना चाहिए था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, बट प्रॉपर्टीज के हिसाब से इट रिजेंबल विद द नोबल गैसेस, सो वी हैव पुट इट हियर। ओके, तो ये तो आप कर लोगे। ठीक है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, या मैं चाहूं तो जैसे सिर्फ आउटर ही लिखनी हो मेरे को तो मैं लिखूंगी 2s2 2p6। चलो उससे पहले अगर मेरे को 18th ग्रुप की जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगी, ns2 np6। भाई s तो हमेशा भरा हुआ होगा और नंबर दोनों का सेम होगा। देखो बेटा, इसका भी n है और इसका भी, अगर ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिट नहीं बैठती, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और s के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी आउटर क्या हो जाएगी 2s2 2p6, इसकी आउटर क्या हो जाएगी 3s2 3p6। चाहो तो पूरा लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, 2 12 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 16 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन के बारे में बात करेंगे तो क्रिप्टॉन का 36 हो जाएगा। तो देखो आउटर तो कितनी मिलेगी बेटा इसकी 4s2 4p6। ठीक है, 4s2 4p6, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके अंदर बाकी जो है वो डी इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है
कि जब आप फोर्थ पीरियड में आ जाते हो तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भले ही sp यूज होता हो, हमें d और f लिखने पड़ते हैं, ठीक है। या भी यूं भी कर सकते हो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए दूसरी नोबल गैस का सहारा ले लो। जैसे यहां तक नियॉन है ना, तो मैं नियॉन कॉमन करके 3s2 3p6। अब क्रिप्टॉन की लिखने के लिए मैं आर्गन को कॉमन करूंगी, 18 2 20 और 6 26, 10 इलेक्ट्रॉन कम पड़े ना, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d10। ओके, अब मुझे ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मैंने क्रिप्टॉन को कॉमन ले लिया। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, तो 36 तो मैं लिख ही चुकी। आगे आ जाएगा 5s2 और 5p6, तो 36 हम लिख चुके हैं, और 36 और 2 हो जाएंगे बेटा 38, और 38 और 6 आपके हो जाएंगे, दैट इज 44, जबकि एटॉमिक नंबर है आपका 54। इसका मतलब यहाँ पे 4d10 हो रहा है। क्लियर है, आराम से बना सकते हो, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। 86। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त मुझे ज़ीनॉन को कॉमन लेना पड़ेगा। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन तो मैं ले चुकी। अगला है 6s2 और 6p6, तो 54 के बाद अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े 60, 60 और 2 62 इलेक्ट्रॉन, 62 इलेक्ट्रॉन तो हम भर चुके, पर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो अभी भी कितना है 86, तो एक तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 5d10। अब 62 से कितने हो गए 72, 72 के बाद भी 86 करने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इट विल बी 4f40। ठीक है, अब आप काउंट करके देख लेना, अब आपके 86 के 86 जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता, इट इज क्वाइट सिंपल, पर काम बढ़िया आएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना पड़ता है, एंड इट इज मच इजियर वे। इससे बेटर अगर तुम 86 एटॉमिक नंबर का 1s2 2s2 3s2 से स्टार्ट करो, दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये आसान है, और कभी नहीं होगा कि आपको 1s2 वाली कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। हर प्रॉपर्टी डिसाइड होती है बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट बाय द इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान होनी चाहिए बस। ओके चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन तो पूरी होती है। अब बात करते हैं अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। रिएक्शन तो बेटा देखो इनमें बड़ी कम मिलेंगी, जो है 5-7 वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिएक्शन मिलेगी नहीं। ये ग्रुप भी बहुत बड़ा नहीं है, सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, हार्डली 4 या 5 पेज है इस ग्रुप में, पर वो सारे इंपॉर्टेंट है। छोटा ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बड़े आते हैं। जो कम टॉपिक है वही इसके क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अबाउट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के ना इनके अंदर एक यूनिक बात है जो बाकी कहीं नहीं होती, ये मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेज। इससे पहले तुमने कोई गैस देखी होगी, ओजोन ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब डाई एटॉमिक है। ठीक है, आपने ऐसी कोई गैस नहीं देखी होगी जिसका एक ही एटम जो है वो गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारी नोबल गैसेस एक एक एटम के साथ ही गैस की फॉर्म में है, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, हम अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। जब कोई न्यूमेरिकल आए और उसमें नोबल गैस का जिक्र हो तो हम अक्सर गैस लिखा होता है ना, तो 2 लगा के चले जाते हैं, और उसमें फिर आपका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, देयर Cp/Cv रेशियो इज 1.67। Cp/Cv रेशियो क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका रेशियो 1.67 है, जो अगेन इस बात को प्रूव करता है कि योर गैसेज हैव मोनो एटॉमिक नेचर। क्योंकि अगर कोई गैस ट्राई एटॉमिक या फिर डाई एटॉमिक है तो उसके लिए Cp और Cv का रेशियो ये नहीं आता, कुछ और आता है, जब जो सबका फिक्स है कि अगर डायटोमिक होगा तो रेशियो ये है, ट्राइएटोमिक होगा तो रेशियो ये है। इस रेशियो का आना इस बात का प्रूफ है कि जो नोबल गैसेज है दैट आर मोनो एटॉमिक। ठीक है, एक आप ये लिख सकते हो 22.4 लीटर ऑफ दीज गैसेज एट STP have mass equal to its gram एटॉमिक मास। ठीक है,
कि अगर आप एसटीपी कंडीशन करो तो ये जो गैस है इनका 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करेंगे, तो उस गैस का टोटल वजन इनके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। मतलब अगर एसटीपी कंडीशन है तो हीलियम के 2 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, नियॉन का 20 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आर्गन का कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 36, ठीक है, 36 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है बेटा, 1 सेकेंड, 40 सॉरी बेटा 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीजन गैस है तो हम क्या कर देते हैं, 16 16 दूनी 32, नाइट्रोजन है तो 14 14 दूनी 28 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो इनका ग्राम एटॉमिक मास ही करता है, मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 20 ग्राम 22.4 करेगा, 40 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ओके, सिंपल है बट पूछते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा अबाउट देयर एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज में हमने ये चीज 10th में भी पढ़ी थी कि अपने पीरियड में नोबल गैसेस सबसे बड़ी होती है। साइज, नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर पीरियड। किसी भी पीरियड की बात कर लो, हर पीरियड के अंदर जो नोबल गैस है वो सबसे बड़ी होगी। और उसका कारण क्या है बेटा, क्योंकि बाकी हर एलिमेंट की या तो मैं वंडरवाल रेडियस मेजर करूंगी या कोवलेंट, क्योंकि देखो रेडियस होते हैं गिनी चुनी, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट और वंडरवाल, ठीक है। आयनिक सबकी बनती नहीं, मेटेलिक मेटल ही बनाते हैं। तो जनरली मैं ग्रुप और पीरियड में या तो वंडरवाल रेडियस से कंपैरिजन करती हूँ या कोवलेंट से। और नोबल गैसेस जब कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो कोवलेंट रेडियस है उसका तो कोई तुक ही नहीं निकलता। जब कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो कोवलेंट रेडियस कहां से आएगी। सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज वंडरवाल रेडियस। एंड बाय डेफिनेशन आपने इनको पढ़ा भी है, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप +1 का जो 3rd चैप्टर उसको देख लीजिएगा, उसमें एटॉमिक रेडियस में सारी रेडियस दे रखी हैं। तो वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, थोड़ा गैप नहीं होता 2-5 पिकोमीटर का, डबल डबल डिफरेंस मिलेगा। कोवलेंट रेडियस से बहुत बड़ी होती है वंडरवाल रेडियस। तो बाकी सब एलिमेंट्स की आप कोवलेंट रेडियस कंपेयर कर रहे हो जो छोटी है, नोबल गैसेस की सिर्फ वंडरवाल रेडियस है मेरे पास जो साइज में बहुत बड़ी है, ठीक है। इस वजह से अपने हर पीरियड के अंदर नोबल गैस आपको सबसे बड़ी मिलेगी, ठीक है। बट अगर मैं ग्रुप में कंपेयर करूं तो रेगुलर ट्रेंड है बेटा, हीलियम से नियॉन बड़ा, नियॉन से आर्गन, आर्गन से क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से जीनॉन और जीनॉन से रेडॉन। इसका रीजन सिंपल है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ेगा। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी होती है कि हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को कितनी एनर्जी दें ताकि वो अपना सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमें देके गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। अब जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली सेटिस्फाइड है, कंप्लीट है एकदम, तो क्या ये चाहेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं देंगे। पर हाँ, यूं भी नहीं कह सकते कि कुछ कर लो चाहे आप, देंगे नहीं, दे सकते हैं, पर जो एनर्जी ये डिमांड करेंगे ना वो बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। सो आप लिखोगे देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। क्यों हाई है? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देख के ये अपनी उस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो देखो आप इनके साइज पे मत चले जाना कि मैडम पीरियड के अंदर इनका साइज तो सबसे बड़ा है, तो इनकी तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो बहुत कम होनी चाहिए। जैसे मैं लिथियम के उसमें कंपेयर करूं नियॉन वाले का, मैं सोडियम वाले पीरियड में कंपेयर करूं आर्गन का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैडम जो साइज है ना वो तो काफी बड़ा है। नहीं बेटा, साइज नहीं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैटर कर रही है। साइज इसीलिए बड़ा है क्योंकि हमने वंडरवाल रेडियस ले रखी है और वंडरवाल रेडियस दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो हमें एटम के अंदर से निकालना पड़ेगा जो कि बहुत टाइटली बाउंड है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी काफी ज्यादा हाई मिलेगी, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। बट अगर आप टॉप टू बॉटम आओ तो क्योंकि हीलियम से बड़ा नियॉन, नियॉन से बड़ा आर्गन है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, सिंपल है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा जब कोई न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी बाहर करता है। पर इनके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो ना बेटा लेना चाहते। इलेक्ट्रॉन लेता हुआ है जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कम है अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। जब ऑलरेडी इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो ये नहीं लेना चाहते किसी से भी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी और लेने के लिए भी। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी सप्लाई हो रही थी और इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के लिए भी इनमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अच्छा खासा अमाउंट है। तो बाकी और किसी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की पॉजिटिव मिलेगी आपको। ओके, बट अगर तुम ग्रुप में कंपैरिजन करो कि भाई ज्यादा पॉजिटिव किसकी मिलेगी, मतलब मुझे इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कि इसको ज्यादा देनी पड़ेगी किसको 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 कि इसको, ठीक है। तो इसका बेटा रिलेशनशिप है विद द साइज। एक बड़ा साइज का जो एटम है ना, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन बड़ा दूर है, साइज बड़ा है। आने वाले इलेक्ट्रॉन पे पकड़ मजबूत होगी नहीं तो वो नहीं चाहेगा, वो एटम चाहेगा क्यों खाम खा इलेक्ट्रॉन को अंदर डाला जब मैं उसको होल्ड ही नहीं कर सकता। तो अगर कोई एटम छोटा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसका जो न्यूक्लियस है वो टाइटली पकड़ के रख सकता है। तो ये समझ लीजिए आप कि किसी छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन को लेने की गुंजाइश फिर भी ठीक है बजाय बड़े एटम के। तो चाहते तो इनमें से कोई भी नहीं है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड किया जाए, पर अगर तुम फिर भी देख ही रहे हो कि भाई चलो एनर्जी देख के मैं किस किस में डाल सकती हूँ, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम पॉजिटिव होगी हीलियम के, एंड दैट इज 48 किलो जूल। मतलब हीलियम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यू हैव टू सप्लाई 48 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जबकि अगर आप बाकी एलिमेंट्स का कंपैरिजन करो जैसे क्रिप्टॉन जीनॉन आर्गन का, तो आपको 96 97 100 इसके आसपास जो है वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम होती है, तो आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने के लिए। तो हीलियम से ज्यादा किसकी होगी बेटा, नियॉन की, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नियॉन के बाद जो आर्गन और क्रिप्टॉन है ना उसकी सेम है, आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 96 किलो जूल पर मोल है। दैट इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, इसका कोई रीजन नहीं है बेटा क्यों है, नहीं तो या तो कम होती या ज्यादा होती, पर दो अलग अलग साइज के एटम दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग, तो दोनों की सेम कैसे होगी इसका कोई रीजन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो नोबल गैसेस का बहुत ज्यादा हाई नहीं है। सिंपल सी सोचने वाली बात है बेटा, सारी की सारी तो गैस है, तो गैसेस का तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वैसे रूम टेम्परेचर के नीचे मिलेगा, तो इनका तो बहुत ही नीचे चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इनके बीच में ना तो कोई आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मूवमेंट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक कमजोर फोर्स एक्ट करती है, वंडरवाल फोर्स। तो मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है ना वो ऑलरेडी बहुत ही कमजोर फोर्स से बंधे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा हीट करोगे तो ये मेल्ट बॉयल हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है इनका, ठीक है, बिकॉज दे हैव वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस, दैट इज वंडर वाल फोर्स। बट अगर आप इनके ग्रुप में कंपैरेटिव स्टडी करो तो वंडर वाल फोर्स डिपेंड करती है अपॉन द साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ेगी। तो हीलियम से बड़ा नियॉन का साइज, नियॉन से बड़ा आर्गन, तो ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आओगे तो एटम्स का साइज बढ़ रहा है तो उनके बीच की फोर्स भी बढ़ेगी, कमजोर सही पर कमजोर का मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ेगा ना, तो ऊपर से नीचे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके चलिए, अगली प्रॉपर्टी है द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, मतलब किसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो गैसीय स्टेट से जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आपको किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मान लो गैस के पार्टिकल इतनी दूर दूर है तो तुम्हें उन्हें इतनी पास पास लाना है तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और पास लाने के लिए फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है,
क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, नहीं तो आप फोर्स से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी गैस के पार्टिकल में फोर्स स्ट्रांग है तो पार्टिकल अच्छे खासे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आप उनको पास ला सकते हो, लिक्विड में आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर किसी गैस के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स कमजोर है, पार्टिकल दूर दूर है, तो उनको पास लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो लिक्विड में भी मुश्किल से कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो हीलियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नियॉन में है, नियॉन से ज्यादा आर्गन में, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, वंडरवाल फोर्स बढ़ रही है, तो हीलियम से ज्यादा आसान है नियॉन को लिक्विड में कन्वर्ट करना, नियॉन से ज्यादा आसान है आर्गन को लिक्विड में कन्वर्ट करना, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और क्रिप्टॉन से ज्यादा जिनॉन आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज लिक्विड में कन्वर्ट होना इज डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स that is holding the particles together of these gases, ठीक है। और ये फोर्स वंडरवाल है जो सीधा साइज पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा एटम का साइज उतनी फोर्स की मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग, और उतना ही जल्दी वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। Now we are left with few properties, atomic and physical, and that is अगली प्रॉपर्टी आपके पास है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेटा एक तो ये पानी में ना बहुत ज्यादा सॉल्युबल है नहीं, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, पानी पोलर है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, थोड़ी बहुत जो घुलती है। उसका कारण क्या है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है ना वो पोलर है, उसमें भाई पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब ये किसी नोबल गैस के एटम के कांटेक्ट में आएगा, जैसे मान लो ये नोबल गैस का एटम है आपका नियॉन का, ठीक है, तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो हमने +1 में स्टेट ऑफ मैटर में कुछ फोर्सेस पढ़ी थी, डायपोल इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इस तरह के। तो जब एक पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर के अंदर डायपोल इंड्यूस करवा देगा। भाई अगर ये पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रहा है तो इधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये अपने नेगेटिव आयन की तरफ से अप्रोच करता तो इधर पॉजिटिव आ जाता, इधर नेगेटिव। मतलब पानी जब नोबल गैसेस के एटम्स के कांटेक्ट में आएगा तो पानी पोलर है, ये इनमें जबरदस्ती डायपोल को इंड्यूस करवा देगा, तो एक नई फोर्स काम करेगी, दैट इज नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। और इसी के वजह से पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल होती है नोबल गैसेस। वैसे तो आप अगर लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल लगाओ तो ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, दीज आर पोलर, बट पानी इनमें कुछ डायपोल इंड्यूस करवा देता है जब नोबल गैसेस के एटम इनके कांटेक्ट में आते हैं, और उस इंड्यूस डायपोल की वजह से ये थोड़ा बहुत जो है वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। बट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन, हीलियम से ज्यादा नियॉन सॉल्युबल, नियॉन से ज्यादा आर्गन। इसका कोई कारण पूछे तो बेटा डायपोल इंड्यूस्ड करना बड़े एटम में आसान होता है बजाय छोटे एटम की। तो जैसे जैसे साइज का एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, इंड्यूस्ड डायपोल लाने का जो पानी का टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। पानी जल्दी से मॉलिक्यूल में एटम में डायपोल इंड्यूस करवा पाएगा अगर उसका साइज बड़ा है। छोटे साइज के एटम में डायपोल इंड्यूस करवाना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट की वजह से ही हो रही है और वो साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो ऊपर से नीचे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन से क्या मतलब है बेटा कि इनको सॉलिड से लिक्विड, मतलब पहले ये लिक्विड है, तुमने इनको सॉलिडिफाई किया, उस सॉलिड से तुम इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये पहले तुमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से इनको गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हीट देनी पड़ेगी ना, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में। तो वो जो एंथैल्पी है पर मोल, उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना डिपेंड करता है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स कितनी स्ट्रांग है। अगर फोर्स स्ट्रांग है तो गर्म ज्यादा करना पड़ेगा, एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर फोर्स कमजोर है तो गर्म कम करना पड़ेगा, एंथैल्पी कम होगी। तो क्योंकि इनके बीच में तो फोर्स बड़ी कमजोर है, सो दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, कमजोरी होती है, ठीक है। अगला, अगर आप इनको कंपैरेटिव स्टडी करो ग्रुप में, तो जैसे जैसे आप हीलियम से रेडॉन की तरफ आएंगे साइज बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है।
अगला है एड्सॉर्प्शन ओवर चारकोल ऑन चारकोल। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सारी जो गैसेस है नोबल गैसेस दे कैन एब्जॉर्ब ऑन द कोकोनट चारकोल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, हीलियम को तो बाहर निकाल ही लिया था हमने नेचुरल गैस से। आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, इन सबको आप कोकोनट चारकोल के ऊपर अलग अलग अमाउंट एब्जॉर्ब होने की वजह से सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, नोबल गैस के लिए जो एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है दैट विल इंक्रीज एज द साइज इंक्रीज। तो नियॉन से ज्यादा आर्गन एड्सॉर्ब होगी, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन से ज्यादा जिनॉन एड्सॉर्ब होगी। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। तो कल से हम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप अपनी नोटबुक चेकिंग के लिए भेज दीजिएगा मेरे को, क्योंकि मैंने 18th ग्रुप जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो पूरा 17th ग्रुप आप भेजेंगे। ओके, विद योर ऑल डिटेल्स। थैंक यू।